टेक्निकल राइटिंग का 5वां वीडियो में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो सीरीज में हम लोग बात कर रहे हैं बर्डवान यूनिवर्सिटी का जो इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स है टेक्निकल राइटिंग पेपर उसको लेकर के। हालांकि ये सिर्फ बर्डवान यूनिवर्सिटी वालों के लिए नहीं है, क्योंकि अभी यूजीसी ने जो प्रेस्क्राइब किया है कि आपका एईसीसी या एससीसी जो पेपर होता है, जो एबिलिटी एनहांसमेंट या स्किल एनहांस पेपर होता है, उसमें काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में ये टेक्निकल राइटिंग या इससे रिलेटेड फंक्शनल इंग्लिश रिलेटेड भी पेपर है, तो सब यूनिवर्सिटी को ही पढ़ना पड़ेगा। तो टेक्निकल राइटिंग जिस किसी भी यूनिवर्सिटी का या जिस किसी भी कॉलेज के सिलेबस में होगा, सब कोई के लिए ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि पार्ट बाय पार्ट हम लोग हर एक डिटेल्स डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आज का हम लोग का पॉइंट है क्वालिटीज एंड क्वालिफिकेशंस ऑफ टेक्निकल राइटर। ठीक है, इससे आगे भी कुछ 3-4 वीडियो है और इस वीडियो आने के बाद भी डेली एक एक पार्ट करके वीडियो में लाता रहूँगा। उसके लिए आपको करना पड़ेगा कि चैनल में जो प्लेलिस्ट है उसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, उसमें आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। मैं आपको वादा करता हूँ कि एग्जाम से पहले अगर ये प्लेलिस्ट आपका काम में नहीं आए तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करके रिपोर्ट मार दीजिएगा, कोई मैं कुछ बोलने नहीं आऊँगा। ओके, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो क्वालिटीज एंड क्वालिफिकेशंस ऑफ टेक्निकल राइटर। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ कि टेक्निकल राइटर होता क्या है। देखिए, टेक्निकल राइटर हम लोग ऐसा एक राइटर को बोलेंगे जो टेक्नोलॉजी या फिर टेक्निकलिटीज रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन को, ठीक है ना, बहुत ही आसान भाषा में और इजी फॉर्मेट में लिख करके पेश करता है। ठीक है, इस पीस मतलब ऐसा राइटिंग स्टाइल को हम लोग बोलते हैं टेक्निकल राइटिंग, और जो ये टेक्निकल राइटिंग को लिखता है या प्रस्तुत करता है उसको हम लोग बोलते हैं टेक्निकल राइटर। अब एक टेक्निकल राइटर में, है ना, कुछ क्वालिटीज होना चाहिए, कुछ क्वालिफिकेशंस होना चाहिए, तभी वो टेक्निकल राइटर बन पाएगा, क्योंकि टेक्निकल राइटिंग बाकी सारा राइटिंग से काफ़ी अलग है। ठीक है, इसमें सबसे पहले तो आपको टेक्नोलॉजी रिलेटेड मतलब ज्ञान होना चाहिए। दूसरा बात है कि क्योंकि टेक्नोलॉजी वाला जो बात है ना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है जनरल पब्लिक के लिए, जिनको टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड नहीं है, जिनको टेक्नोलॉजिकल नॉलेज नहीं है। ठीक है, उन लोग के लिए टेक्निकल थोड़ा बातें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाती है, थोड़ा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हो जाती है। तो उस लिहाज से उसको ब्रेक डाउन करके इतना आसान और अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में पेश करके पॉइंट वाइज पेश करना, ताकि कोई भी जनरल पब्लिक, कोई भी नॉर्मल यूजर उसको समझ सके, उसका काम जो है वो हो सके, यही है एक अच्छा टेक्निकल राइटर का काम। तो इसके लिए उसका कुछ क्वालिटीज या क्वालिफिकेशंस रहना चाहिए। तो आइए आज हम लोग समझते हैं क्या क्या वो क्वालिटीज एंड क्वालिफिकेशंस है। सबसे पहले जानते हैं कि क्वालिटीज ऑफ अ टेक्निकल राइटर इन इंग्लिश। अगर कोई टेक्निकल राइटर इंग्लिश में अपना काम कर रहा हो, टेक्निकल राइटिंग कर रहा हो, तो उसका कुछ कुछ क्वालिटीज रहना चाहिए। क्या क्या क्वालिटीज? सबसे पहले तो उसका क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए। क्लियर कम्युनिकेशन यानी आपका जो टेक्निकल नॉलेज है ना, जैसे मैंने पहले बोला कि एक नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड का आदमी के लिए टेक्निकल नॉलेज काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो सकता है कई बार। ठीक है, काफ़ी हार्ड टू अंडरस्टैंड हो सकता है। तो उस डिफिकल्ट इंफॉर्मेशन को एकदम आसान भाषा में तोड़ के एकदम बढ़िया से समझाने का क्वालिटी रहना चाहिए अवश्य एक टेक्निकल राइटर में। ओके, फिर नेक्स्ट है अटेंशन टू डिटेल। अटेंशन टू डिटेल यानी आपको काफ़ी डिटेल ओरिएंटेड होना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि कोई भी टेक्निकल बात हो उसमें काफ़ी सारा छोटा छोटा माइन्यूट डिटेल्स रहता है। अगर डिटेल्स आप सारा कवर नहीं कर पाए अपना टेक्निकल राइटिंग में, तो जो यूज़र है ना, उसको कभी भी पूरी तरीके से नॉलेज नहीं होगा, पूरी तरीके से उसका अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा। तो डिटेल्स में ध्यान रखना बहुत ज़रूरी क्वालिटी है एक टेक्निकल राइटर का। नेक्स्ट क्वालिटी है एडेप्टेबिलिटी। एडेप्टेबिलिटी मतलब है कि कोई भी आपका सर्कमस्टेंसेस के साथ, कोई भी परिस्थिति के साथ खुद को एडजस्ट करने का क्षमता, इसको हम लोग बोलते हैं एडेप्टेबिलिटी। तो एक टेक्निकल राइटर को भी खुद को एडजस्ट करने का क्षमता आना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका जो टेक्निकल राइटिंग है ना, ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वो एक नॉर्मल यूज़र के लिए ही लिखे। अच्छा, अब ऐसा यूज़र के लिए भी उसको लिखना पड़ सकता है जिसको टेक्निकल नॉलेज ऑलरेडी है, ऐसा यूज़र के लिए उसको लिखना पड़ सकता है जिसको टेक्निकल का टी भी नहीं आता, और ऐसा भी कोई प्रोफेशनल के लिए भी उसको टेक्निकल राइटिंग लिखने का दरकार पड़ सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द ऑडियंस, जो पढ़ रहा है, जो यूज़ कर रहा है, ठीक है ना, उसका ऊपर डिपेंड करके, उसका बैकग्राउंड नॉलेज के ऊपर डिपेंड करके, उसका परिस्थिति के ऊपर डिपेंड करके, लेकिन आपको एक टेक्निकल राइटर को अपना राइटिंग स्टाइल चेंज करना आना चाहिए, ताकि हर तरीके का ऑडियंस को ही वो बढ़िया से समझ में आए। तो इतना वर्सेटैलिटी, इतना एडेप्टेबिलिटी उसमें होना ही होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है सब्जेक्ट मैटर अंडरस्टैंडिंग। अब सब्जेक्ट मैटर अंडरस्टैंडिंग क्या होता है कि जिस विषय में, जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो, ठीक है, अब टेक्निकल राइटिंग का भी तो काफ़ी सारा फील्ड होता है ना। जैसे मान लीजिए कोई हार्डवेयर रिलेटेड टेक्निकल राइटिंग हो सकता है, कोई प्रोडक्ट रिलेटेड हो सकता है, कोई सर्विस रिलेटेड हो सकता है, कुछ सॉफ्टवेयर रिलेटेड हो सकता है ना।
साइंटिफिक रिसर्च रिलेटेड हो सकता है, मेडिसिन रिलेटेड हो सकता है, ठीक है, कितना सारा कुछ, एजुकेशनल मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड हो सकता है, बहुत सारा फील्ड में। क्योंकि आजकल देखिए टेक्नोलॉजी तो आज बहुत कोई छोटा सीमित नहीं है, टेक्नोलॉजी आज सिर्फ कंप्यूटर लैब में सीमित होकर नहीं रह गया, हर जगह में, हर छोटे से छोटे, हर बड़ा से बड़ा जगह में आपको मिल जाएगा, हर गली दुकान से लेकर के आपको बड़ा बड़ा हॉस्पिटल, बड़ा बड़ा मॉल तक आपको टेक्नोलॉजी मिल जाएगा, कहाँ छोटा फॉर्म में, कहीं बड़ी फॉर्म में, लेकिन मिल हर जगह जाएगा। तो इसलिए है ना, तो जो भी टेक्नोलॉजी का फील्ड से आप राइटिंग कर रहे हैं उसका नॉलेज रहना आपको बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लिया अगर आप कंप्यूटर साइंस रिलेटेड कोई विषय में टेक्निकल राइटिंग कर रहे हो तो वो कंप्यूटर साइंस का नॉलेज रहना आवश्यक है, ठीक है, ऐसे बात है। तो इसको कहता है सब्जेक्ट मैटर अंडरस्टैंडिंग। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग रिसर्च स्किल्स। रिसर्च स्किल्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि कोई भी विषय में, ठीक है, अब मान के चलिए कि आप कोई सब्जेक्ट मैटर अंडरस्टैंडिंग आपका है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको रिसर्च स्किल आना चाहिए। क्यों? क्योंकि किसी भी व्यक्ति के लिए टेक्नोलॉजी के बारे संपूर्ण ज्ञान रखना असंभव है, क्योंकि टेक्नोलॉजी एक एवर चेंजिंग फील्ड है, ठीक है। आज टेक्नोलॉजी में जो जो चीज़ फाइंडिंग्स रहेंगी कल वो बदल जाएगा, परसों वो बदल जाएगा, एक महीना बाद वो रेवोल्यूशनाइज हो जा सकता है, ठीक है ना। आप सोचिए चैट जीपीटी आने से पहले, है ना, कितने लोगों को पता था कि हम लोग कोई भी चीज़ चुटकियों में बना सकते हैं? पता था क्या? तो टेक्नोलॉजी के बारे जो खबर नहीं रखता, जो अपडेट नहीं रहता, तो वो पीछे पड़ गया ना। तो इसीलिए आपको रिसर्च स्किल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ढूंढने में सक्षम हो, ठीक है, आपका जो नॉलेज एग्जिस्टिंग है वो तो अच्छा हो ही, प्लस आप हर जगह, चाहे ऑफलाइन सोर्स हो या ऑनलाइन सोर्स हो, उससे आप अपना नॉलेज गैदर कर सको, अपना एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन गैदर कर सको, और वो भी एक टाइम के अंदर। ऐसा नहीं कि एक दिन भर लगा दिए, ठीक है, तो कम समय में कैसे अच्छा इंफॉर्मेशन एफिशिएंट वे में गैदर करना है, उतना रिसर्च के लिए एक टेक्निकल राइटर को होना ही होना चाहिए। फिर है आपका ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन यानी आपको अरेंजमेंट आना चाहिए, आपको कोई चीज़ को सही तरीके से सुलझा हुआ मतलब तरीके से पेश करना आना चाहिए। क्योंकि देखिए कोई भी टेक्निकल राइटिंग आप कर रहे हो, कोई भी टेक्नोलॉजी के बारे आप बता रहे हो, तो उसमें ना काफ़ी सारा पहलू रहता है, ठीक है, कोई एक या दो पॉइंट नहीं रहता, ढेर सारा डिटेल्स आपको देना पड़ता है। अगर आप वो डिटेल्स को सही तरीके से फॉर्मेटिंग नहीं कर पाए ना, सही तरीके से सजा नहीं पाए, सही तरीके से अरेंज नहीं कर पाए, तो जो यूजर है ना वो बेचारा पढ़ के कंफ्यूज हो जाएगा, उसको कोई क्लैरिटी आएगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए आपको ऑर्गेनाइजिंग स्किल या अरेंजमेंट स्किल आपको होना ही चाहिए, ठीक। नेक्स्ट है आपका कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन मतलब होता है कि साथ में मिलजुल के काम करना, पार्टनरशिप में काम करना, ठीक है, एक दूसरे का मदद करना, एक दूसरे से हेल्प लेना। तब कोलैबोरेशन, एक टेक्निकल राइटर को कोलैबोरेशन अगर करने का दरकार है तो किसके साथ दरकार है? काफी लोगों के साथ हो सकता है। सबसे पहले तो आपको सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के साथ कोलैबोरेट करने का दरकार है ना, क्योंकि जिस भी विषय में आप टेक्निकल राइटिंग कर रहे हो उसका जो एसएमई होगा, जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होगा, उसके पास तो सबसे ज्यादा बेहतरीन इनपुट होगा, तो उसके साथ आपको कोलैबोरेट करने का दरकार है, उसके साथ मिलजुल के काम करने का दरकार है। फिर मान लीजिए कोई और भी कोई डेवलपर हुआ, ठीक है ना, कोई वेब डेवलपर हुआ, उसके साथ आपको मिलजुल के काम करना हो सकता है, ठीक है। कोई और प्रोफेशनल टीम हुआ, उसके साथ आपको मिलजुल के काम करना आना चाहिए। तो अगर कोलैबोरेशन नहीं रहेगा ना, किसी कैसे टीम मेंबर होकर काम करते हैं, कैसे कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट में काम किया जाता है, ये अगर स्किल आपके पास नहीं होगा तो आप कभी अच्छे टेक्निकल राइटर नहीं बन पाओगे, ठीक है। फिर आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग ये तो एक ऐसा स्किल है जो सिर्फ टेक्निकल राइटिंग क्यों, जो आजकल के ज़माने में हर किसी व्यक्ति, चाहे वो जो भी फील्ड में क्यों ना हो, उसके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होना ही होना चाहिए। और जब बात आता है टेक्निकल राइटिंग का, तब तो ये बहुत ही ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस बन जाता है ना। क्यों प्रॉब्लम सॉल्विंग इतना इंपॉर्टेंट है टेक्निकल राइटिंग के लिए? उसका एक कारण ये भी है क्योंकि जैसे हमने बोला कि टेक्नोलॉजी एक एवर चेंजिंग सब्जेक्ट है, एवर चेंजिंग फील्ड है। आज आपका जो ज्ञान है, ठीक है, उससे आप टेक्नोलॉजी में जो भी, मान लीजिए जो भी आपका समस्या आ रहा है, जो भी आपको लिखना है सारा आप लिख लिए। अब अचानक से आपको ऐसा कोई पॉइंट दिखा या ऐसा कोई स्टेटमेंट आपके सामने आया जो जो आपका जो नॉलेज है उसको चैलेंज करता है, आप क्या करिएगा? आपका उसको छोड़ दीजिएगा, उसके बारे में नहीं लिखेगा? लिखना तो आपको है ही ना। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होना ना बहुत ज़रूरी है कि इमीडिएटली भी आपको सामने कोई ऑब्स्टैकल रहे तो उसको स्मार्टली कैसे हैंडल करना है, कैसे उससे निकलना है, कैसे उसे डील करना है, इतना प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल तो होना ही होना चाहिए। फिर जो बहुत ही एक वाइटल पॉइंट है दैट इज यूजर सेंट्रिक अप्रोच। क्यों यूजर सेंट्रिक अप्रोच? क्योंकि अल्टीमेटली टेक्निकल राइटिंग का जो टारगेट है वो कौन है? वो तो यूजर ही है ना। जो यूजर है, या चाहे वो प्रोडक्ट का यूजर हो या सर्विस का यूजर हो या हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का यूजर हो, कोई भी चीज, कोई भी तरीके का यूजर हो, अल्टीमेटली जो टेक्निकल राइटिंग किया जा रहा है वो तो यूजर का ही सुविधा के लिए, कि यूजर को समझ में आएगा, आसान भाषा में वो ऑपरेट कर सकेगा, चला सकेगा, पूरा फायदा उठा सकेगा। तो आपको ना ध्यान में रखना है कि एक यूजर को क्या चाहिए, ठीक है ना।
आपके जैसा एक यूज़र लेकिन सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट नहीं है, आपके जैसा एक यूज़र लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है, आपके जैसा टेक्निकल ज्ञान लेकिन एक यूज़र का नहीं है। तो ये सारा बात दिमाग में रख के आपको ध्यान लगाना पड़ेगा कि यूज़र को नया एक सिस्टम यूज़ करने में क्या क्या डिफ़िकल्टीज आ सकती है, तो वो पहले ही आपको दिमाग में रख के उस हिसाब से उसके लिए प्रिपेयर करना है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट आता है प्रोफिशिएंसी इन टूल्स। देखिए, जहां आपका टेक्नोलॉजी का बात है वहां पे आपको टूल्स में प्रोफिशिएंसी होना तो अनिवार्य है। ठीक है। अब टूल्स मतलब कोई भी ऐसा टूल्स जो आपका या तो रिसर्च में काम करे या फिर आपका राइटिंग में काम करे। तो राइटिंग में काम करने के लिए सबसे जो डॉक्यूमेंटेशन टूल्स, जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट वाला टूल हो गया, MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया। ठीक है। तो जो भी आपका ये सब आउटलुक हो गया, ठीक है, जितना भी आपका कम्युनिकेटिव वाला टूल है या राइटिंग स्किल वाला टूल है, ठीक है ना, फिर आपका जो रिसर्च में यूज का होने वाला टूल है, तो ये सब का आपको नॉलेज होना, ये टूल को चलाने आना आपको अवश्य चाहिए। तब क्या होगा कि आप मतलब एफिशिएंट और भी ज्यादा बेटर आउटकम दे सकेंगे इन लेसर अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है ना, योर प्रोडक्टिविटी विल इंक्रीज। अच्छा, फिर जो नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट है दैट इज कंटिन्यूअस लर्निंग, कि आपको लर्निंग है ना, लर्निंग कभी अपना रोकना नहीं है। क्यों? वही कारण कि क्योंकि टेक्नोलॉजी इज एन एवर चेंजिंग फील्ड। हाँ, तो ऐसा नहीं होने से चलेगा कि मैंने 2 साल, मैंने 3 साल मेरा एक्सपीरियंस है, ये काम कर रहा हूँ टेक्निकल राइटिंग का, तब तक तो मैंने बहुत ज्ञान एक्वायर कर लिया, चलो भाई अब बंद करते हैं, अब और मुझे लिखाई पढ़ाई का कोई दरकार नहीं, अभी और अपडेट लेने का कोई दर, इसी से मेरा आगे 10 साल चल जाएगा। बहुत गलत, बहुत गलत, कतई नहीं चलेगा। तो आपको ये एटीट्यूड अपना अंदर रखना है कि कंटिन्यूअसली मुझे नॉलेज एक्वायर करना है, कंटिन्यूअसली मुझे अपडेट्स लेते रहना है, कंटिन्यूअसली मुझे अवेयर रहना है। ठीक है, ताकि कोई भी अगर, और सिर्फ ये मैं नेशनल लेवल में नहीं बात कर रहा हूँ, मान लीजिए आप जो भी देश का, जो भी ऑडियंस का लेके कर रहे हैं, आपको ग्लोबल लेवल में भी आपको आपका रुचि होना चाहिए कि इंटरनेशनल लेवल में इस विषय में मेरे टेक्निकल राइटिंग जो फील्ड में मैं लिख रहा हूँ, मान लीजिए अगर मैं मेडिकल साइंस को लेकर के कोई टेक्निकल राइटिंग लिख रहा हूँ, तो मेडिकल साइंस में मेरा देश में क्या हो रहा है, बाहर का देश में क्या हो रहा है, इंटरनेशनल जर्नल्स में क्या प्रकाशित हो रहा है, ये सारा चीज़ मुझे देखना पड़ेगा। ठीक है ना। तो कंटिन्यूअसली मुझे अपडेट रहना है, अदरवाइज आई विल नॉट बी एबल टू फर्निश अ गुड क्वालिटी टेक्निकल राइटिंग फॉर माय यूजर्स। अगर मैं ही खुद सही से सारा ज्ञान मेरे पास नहीं हो तो मैं इन्फॉर्मेशन कैसे दूंगा, है ना। तो ये हो गया आपका कुछ कुछ जो क्वालिटीज। अब हम लोग जल्दी से देख लेते हैं कि क्वालिफिकेशंस क्या होता है। अब क्वालिटी और क्वालिफिकेशन में अंतर क्या है। क्वालिटी मतलब होता है आपका कुछ विशेषताएं, ये सब विशेषताएं, ये सब खासियत आप में होना चाहिए अगर आपको एक अच्छा कंटेंट राइटर नहीं, अच्छा टेक्निकल राइटर बनना है तो। ठीक है। और अब कुछ कुछ क्वालिफिकेशंस आता है कि ये सब एलिजिबिलिटी है। ठीक है ना, ये सब अगर कंडीशन आपके पास रहेगा तो ही आप शॉर्ट लिस्टेड हो सकेंगे, या तो ही आप कंसिडर्ड हो सकेंगे टेक्निकल राइटर के लिए। अगर ये सब क्वालिफिकेशंस आपका नहीं रहेगा तो आप पहले ही छटा दिए जाएंगे, आपको कंसिडर ही नहीं किया जाएगा टेक्निकल राइटर के लिए। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्री रिक्विजिट्स। ओके, सबसे पहले तो है एजुकेशनल बैकग्राउंड, कि आप अगर टेक्निकल राइटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको रिलेटेड एक प्रोफेशनल डिग्री होना या एजुकेशनल डिग्री होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका कम्युनिकेशन स्किल में डिग्री होना चाहिए, या फिर इंग्लिश में होना चाहिए क्योंकि इंग्लिश में आप लिख रहे हो, या फिर आपका टेक्निकल राइटिंग में डिग्री होना चाहिए, या मान लीजिए कंप्यूटर साइंस में हो या इंजीनियरिंग में हो या कोई टेक्निकल बैकग्राउंड में, कोई भी रिलेटेड फील्ड में ना आपका एक डिग्री ज़रूर होना चाहिए जिससे ये प्रतीत हो कि आपको उस विषय में मास्टरी हासिल है, आप उस विषय में नॉलेजेबल है, ये चाहिए। ठीक है ना। फिर है राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल का तो मतलब इंपॉर्टेंस है, किसी को मन में कोई डाउट रहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि टेक्निकल राइटिंग में अगर आपको सही से राइटिंग स्किल ही नहीं आता, आपको अगर इंग्लिश लिखना नहीं आता, ग्रामर नहीं आता, स्टाइल नहीं आता, फॉर्मेटिंग नहीं आता, तो आप क्या ही टेक्निकल राइटिंग करेंगे, है ना। तो राइटिंग स्किल इज़ वेरी मैंडेटरी। फिर आता है इंडस्ट्री नॉलेज। इंडस्ट्री नॉलेज मतलब आप जो भी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हो। अब मैंने पहले ही बताया कि आजकल का मॉडर्न ज़माने में हर इंडस्ट्री में आपको टेक्नोलॉजी का एस्पेक्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो चाहे आप फाइनेंशियल इंडस्ट्री से जुड़े हो, स्टॉक मार्केट से जुड़े हो, मेडिक्लेम से जुड़े हो, हेल्थ केयर से जुड़े हो, फार्मिंग से जुड़े हो, रिसर्च से जुड़े हो, आईटी से जुड़े हो, जो भी चीज़ से आप जुड़े हो उस स्पेसिफिक इंडस्ट्री का बारे डीप नॉलेज आपका होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज अगर आप टेक्निकल राइटिंग लिखोगे, मान के चलो आपको टेक्निकल राइटिंग लिखना पड़ रहा है एक फार्मिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है ना, उसका चलते एक आपको यूज़र मैनुअल बनाना पड़ रहा है कि एक प्रोडक्ट आपका रिव्यू लिखना पड़ रहा है। अगर आपको फार्मिंग के बारे सही से पता ही ना हो तो क्या आप लिखोगे, कि कभी आप अच्छा इंफॉर्मेशन डिलीवर कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। इसलिए इंडस्ट्री नॉलेज होना बहुत मैंडेटरी है। ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं टेक्निकल प्रोफिशिएंसी में। देखिए ये एक हो गया ना, ये एक प्रैक्टिकल आपका क्वालिटी हो गया। ठीक है। अब टेक्निकल प्रोफिशिएंसी मतलब आप
टेक्निकल राइटिंग लिखने वाले हो, मान लीजिए आपको एक आप रियलमी का एंड्रॉयड नया वर्जन लॉन्च हुआ है, अब उसका बारे आपको कवर करना है, एक टेक्निकल राइटिंग, ठीक है ना। अब मान लीजिए आपको खुद ही ढंग से रियलमी का एंड्रॉयड मोबाइल अगर चलाना नहीं आता हो, तो क्या आप कभी रियलिस्टिक तरीके से उसको डिस्क्राइब कर सकेंगे या उसके बारे मतलब टेक्निकल आर्टिकल एक अच्छा लिख सकेंगे? नहीं लिख सकेंगे। तो इसलिए जो भी इंडस्ट्री या जो भी प्रोडक्ट या जो भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से आप रिलेटेड हो, जिसका भी बारे आप टेक्निकल राइटिंग लिख रहे हो, उस चीज़ में आपका पर्सनल प्रोफिशिएंसी रहना, उसको चलाने आना या उसके बारे प्रैक्टिकल नॉलेज रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ये आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है। फिर आ जाता है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो को हम आप इसको एक्सपीरियंस भी कह सकते हैं, ठीक है। पोर्टफोलियो बेसिकली क्या होता है कि एक आपका रेज्यूमे की तरह काम करता है ना, मतलब दिस इज पोर्टफोलियो इज नथिंग बट अ रिकॉर्ड ऑफ योर एक्सपीरियंस और योर प्रैक्टिकल वर्क्स रिलेटेड टू समथिंग। अब मान लीजिए आप टेक्निकल राइटिंग के लिए अप्लाई करने आए हैं, ठीक है ना। अब आपका जो पोर्टफोलियो है, मतलब आप अगर ऐसा एक रिज्यूमे, एक ऐसा एक रिकॉर्ड आप प्रदर्शित कर सके जिससे मतलब इंटरव्यूअर्स को ये पता चले कि नहीं, टेक्निकल राइटिंग के बारे आपने पहले भी काफ़ी सारा काम किए हैं, आपका पहले काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है। मान लीजिए आप कोई इंटर्नशिप किए हैं, मान लीजिए कहीं आप कोई वर्कशॉप किए हैं, कहीं आप कोई प्रोजेक्ट सबमिट किए हैं, कहीं पे आप कोई पहले टेक्निकल राइटिंग का काम कर चुके हैं। तो कोई भी तरीके का आपका एक्सपीरियंस हो या आपका कोई कंट्रीब्यूशन हो, तो उसका जो रिकॉर्ड है उसी को कहता है पोर्टफोलियो। तो अगर आपका पोर्टफोलियो अच्छा हुआ ना, मतलब आपका अगर एक्सपीरियंस रहा, तो डेफिनेटली टेक्निकल राइटिंग में ये आपका बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ये भी एक अच्छी बात है। अच्छा, फिर आता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। देखिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का स्किल अगर आपका पास हुआ ना, तो टेक्निकल राइटिंग में भी ये काफ़ी हेल्प करता है। क्यों ये करता है? क्योंकि टेक्निकल राइटिंग में कभी कभी आपको प्रोजेक्ट प्लानिंग भी करने को मिल सकता है, ठीक है। प्रोजेक्ट रिव्यू करने को मिल सकता है, मैनेजमेंट रिलेटेड डिटेल्स कवर करने को भी मिल सकता है, वाइट पेपर लिखने को मिल सकता है। तो ये सब चीज़ के लिए है ना, आपको एक प्रोजेक्ट को कैसे हैंडल किया जाता है, प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस कैसे होता है, ये सब बारे में आइडिया रहना बहुत मतलब कंपलसरी है। तो अगर आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रिलेटेड आपका कोई डिग्री किया है या कोर्स किया हो या कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, तो ये काफ़ी काम आने वाला है आपका टेक्निकल राइटिंग का काम है। और आखिरी है सर्टिफिकेशन, ठीक है। हालांकि ये ऑप्शनल है, जैसे देखिए मैंने लिख ही दिया है ऑप्शनल, ये सर्टिफिकेशन एकदम मैंडेटरी नहीं है, बट अगर आपके पास है तो भाई क्या बात है ना, बहुत बढ़िया। सर्टिफिकेशन एक्चुअली होता है कि कोई भी एक कोर्स वर्क करना या कोई सर्टिफिकेशन कोर्स करना कि जिसमें अगर आप पार्टिसिपेट किए तो कुछ उसका सर्टेन मतलब लर्निंग आवर्स या लर्निंग आउटकम्स होते हैं कि इतना घंटा का वर्कशॉप किया, इतना घंटे का ट्रेनिंग किया, या इतना घंटे का कुछ आप प्रोजेक्ट ही मान लीजिए कर दिए, तो उसके बाद एक आपको सर्टिफिकेट मिलता है कि हाँ भाई, वो सर्टिफिकेट क्या दर्शाता है कि टेक्निकल राइटिंग में आप सर्टिफाइड हो, ठीक है। टेक्निकल राइटिंग में आपका मतलब एबिलिटी है, ये इसका एक ऑफिशियल प्रूफ होता है, एक डॉक्यूमेंटेड प्रूफ होता है सर्टिफिकेशंस, ठीक है ना। तो ऐसा अगर कोई सर्टिफिकेशंस आप करके लाए हो, तो एज अ टेक्निकल राइटर यू विल गेट द फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है। तो ये सब था क्वालिटीज एंड क्वालिफिकेशंस ऑफ अ टेक्निकल राइटर। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका इस वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल टर्न ऑन करना एकदम मत भूलिएगा, क्योंकि इसके आगे भी, क्योंकि टेक्निकल राइटिंग से लेकर के बहुत कम ही टॉपिक मैंने अब तक कवर किया है, आगे और भी ढेर सारे टॉपिक कवर करूंगा जो आपको एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल टर्न करना मत भूलिएगा। ओके, एंड थैंक यू गाइज फॉर योर सपोर्ट। Stay tuned, more videos are coming up.